हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एड इंडिया बाय रोहित। मैं रोहित आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, ये हमारा जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, तो आज ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेशन है और पहला प्रैक्टिस सेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं और उसी पद्धति के अनुसार हम इस वीडियो को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो है प्रश्नों के माध्यम से हम जो है कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके जो भी विकल्प हैं उनसे संबंधित जो भी जानकारियां होंगी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, तो हम देर न करते हुए अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और यदि पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो इसी प्रकार के वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यदि हम बात करें तो इसमें प्रश्न है कि मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रथम धातु कौन सी है। तो यदि बात करें तो अभी हाल ही में एक यूपी बीएड का एग्जाम हुआ था, तो उसमें एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा भी गया था। तो पूछा गया था कि मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रथम धातु कौन सी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका उत्तर दूंगा और उसके बाद जो भी विकल्प हैं उनके भी हम उनसे संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर है तांबा। तांबा जो है ये मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रथम धातु के रूप में जानी जाती है। तो तांबा ये है। और इसके बाद यदि बात करें तो तांबा जिस काल में सर्वाधिक तांबा प्रयोग होता उसे हम ताम्र पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। जैसे इतिहास की यदि बात करें तो जो इतिहास है, इतिहास में पाषाण काल था। मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल जो था उसको 3 भागों में बांटा गया था। जैसे पुरापाषाण काल, फिर इसके बाद मध्य पाषाण काल, इसके बाद नवपाषाण काल। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया था। और इसको किसने बांटा था तो यदि बात करें तो एक व्यक्ति थे जॉन लुबाक। जॉन लुबाक एक व्यक्ति थे। उन्होंने पुरापाषाण जो पाषाण काल है इसको 2 भागों में बांटा था, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, लेकिन उस समय मध्य पाषाण काल के बारे में उन्होंने जानकारी नहीं दी थी। एक व्यक्ति थे उनका नाम था CL कार्लाइल। ये हिस्ट्री का प्रश्न है, आप समझ सकते हैं। तो CL कार्लाइल एक व्यक्ति थे। इन्होंने जो है मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी दी थी। तो मध्य पाषाण काल के बारे में इन्होंने किसने जानकारी दी थी तो CL कार्लाइल एक व्यक्ति थे। इन्होंने ही मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी दी थी। लेकिन पाषाण काल को जॉन लुबाक जो एक व्यक्ति थे इन्होंने केवल और केवल पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में जानकारी दी थी। लेकिन उन्होंने मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी नहीं दी थी। लेकिन CL कार्लाइल एक व्यक्ति थे, इन्होंने मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी दी थी, क्योंकि मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ नाम का एक पत्थर था। तो माइक्रोलिथ अर्थात जो छोटे आकार के पत्थर होते हैं उन्हें हम माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने CL कार्लाइल जो थे इन्होंने जो मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र है वहाँ से माइक्रोलिथ पत्थरों की खोज की थी। तो उसके कारण इन्होंने बताया था कि पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच में भी एक काल था जिसको हम मध्य पाषाण काल के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो पुरापाषाण काल की यदि बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड था मैं आपको बता दूं 25 लाख BC से लेकर था जो है 10,000 BC तक, लगभग में था 10,000 BC तक। ठीक है, तो 25 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक टाइम पीरियड था पुरापाषाण काल का। इसके बाद मध्य पाषाण की बात करें तो लगभग 10,000 BC से लेकर इसको मान लिया जाता है 4,000 BC तक। ठीक है, 4,000 BC तक जो टाइम पीरियड था उसे हम मध्य पाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। और इसी में सबसे पहले जो है जो माइक्रोलिथ पत्थर है इसके बारे में जानकारी मिली थी। और माइक्रोलिथ पत्थर क्या होते हैं तो ये सूक्ष्म पत्थर होते हैं। और पुरापाषाण काल में जो देखा जाए तो पाषाण के जो इस पाषाण को हम पत्थर भी कहते हैं, तो इसमें बड़े बड़े आकार के पत्थरों का प्रयोग होता था। तो पुरापाषाण काल में बड़े बड़े आकार के पत्थरों का प्रयोग होता था और मध्य पाषाण काल में जो माइक्रोलिथ अर्थात छोटे आकार के पत्थरों का प्रयोग होता था। और नव पाषाण काल में देखा जाए तो पालिश युक्त जो पालिश लगे हुए एवं चिकनी धार वाले पत्थरों का प्रयोग होता है नव पाषाण काल में। और इसका टाइम पीरियड कितना है तो लगभग 10,000 BC से लेकर 1,000 BC तक। ठीक है, 1,000 BC तक जो इसका टाइम पीरियड था मैं आपको दिखाया था। तो 10,000 BC से लेकर 1,000 BC, क्योंकि जो देखा जाए तो ये संक्रमण काल था। जो देखा जाए तो जो नव पाषाण काल है
नव पाषाण काल एवं उच्च पुरापाषाण काल के जो बीच का काल था उसे ही मध्य पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए ये एक टाइम पीरियड मतलब संक्रमण काल था, जिसके कारण जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 10,000 BC से लेकर 4,000 BC, और आप इधर भी देख रहे हैं कि 10,000 से लेकर 1,000 BC। तो ये एक संक्रमण काल था और इसको काल के रूप में पूर्ण रूप से नहीं विभाजित कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। तो आप इतना समझ चुके होंगे। तो आशा करता हूँ कि मतलब ये ज़्यादा डीपली हो गया, लेकिन मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। जो पाषाण काल है इसको दो भागों में किसने पहले बांटा था, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन मैं आपको सुना। दो भागों में जॉन लुबाक व्यक्ति थे, इन्होंने जो है केवल पुरापाषाण काल और नव पाषाण काल में ही पाषाण काल को बांटा था, ठीक है। लेकिन जो CL कार्लाइल थे, इन्होंने जब माइक्रोलिथ अर्थात छोटे पत्थर की जब खोज की, तो इन्होंने बताया कि पुरापाषाण काल और मध्य नव पाषाण काल के बीच में भी एक काल था जिसमें छोटे पत्थरों का प्रयोग हुआ था। तो इन्होंने जब खोज की तो इन्होंने मध्य पाषाण काल को इसके इन दोनों के कालों के बीच का बताया था, ठीक है। तो ये बात थी। अब हम अपने प्रश्न पर पहुंचते हैं। यदि बात करें तो तांबा के बारे में हमने पढ़ लिया कि इन जैसे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण, इन तीनों के बाद जो काल आया था उसे ही कहते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, ठीक है। तो ताम्रपाषाण काल जो था इसमें सबसे ज़्यादा तांबा का प्रयोग हुआ था, तो इसीलिए इसको ताम्रपाषाण काल कहते हैं। और जो ताम्रपाषाण काल था ये भी यदि बात करें तो पूरा का पूरा पाषाण काल जो था वो ग्रामीण संस्कृति था, मतलब ग्रामीण सभ्यता थी ये, ठीक है। तो ग्रामीण थे सभी, शहरी नहीं थे। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वह एक शहरी सभ्यता थी। अब यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे लोहा की यदि बात करें तो लोहा की खोज लगभग 1000 BC के आसपास जो है लोहे की खोज हो गई थी, अर्थात उत्तर वैदिक काल का ये समय था। उत्तर वैदिक काल, आपसे कभी पूछ लिया जाए कि लोहे की खोज किस काल में, मतलब लोहे की खोज किस काल में हुई थी, तो आपका उत्तर होना चाहिए उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड था वो था 1000 BC से लेकर 600 BC तक, 600 BC तक, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल का पीरियड कितना था, तो 1000 BC से लेकर 6000 BC तक जो काल था उसको हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। और इसी उत्तर वैदिक काल में ही लोहे के प्रमाण मिलना प्रारंभ हो गए थे। एक जगह है, मैं आपको बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश का जो एटा जिला है, एटा जिला में एक जगह है अतरंजी खेड़ा, और एक जगह है जखेड़ा। अतरंजी खेड़ा और जखेड़ा से बात करें तो लोहे के प्रमाण मिलते हैं। तो ये बात थी। और मैं आपको कांसे के बारे में बता दूं। कांसे की यदि बात करें तो कांसा बनता किनसे, पहले ये बात समझ लेते हैं। तांबा प्लस टिन जो होता है, इन दोनों धातुओं के मिलने से बनता है कांसा, ठीक है। तो इन दोनों धातुओं के मिलने से बनता है कांसा। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, क्योंकि उसमें सर्वाधिक तांबा और टिन, इन दोनों धातुओं से मिली हुई मिश्र धातु का सर्वाधिक प्रयोग किया गया था, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता भी थी। और जैसे कि पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल ग्रामीण था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसको नगरीय सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि वहाँ का नगर नियोजन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था। और वैसी यदि बात करें तो उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी विशेषताएं थी नगर नियोजन वाली, वो उसके समकालीन किसी भी सभ्यता में नहीं मिलती, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं आगे। जैसे बात करें तांबे के बारे में पढ़ लिया। और टिन था, मैंने बताया कि तांबे के साथ जब टिन को मिलाते हैं तो बनता है कांसा, और हमने इससे संबंधित जानकारियाँ प्राप्त कर ली। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न को भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हमारा नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। इनमें से हमें बंदरगाह ढूंढना है कि कौन सा स्थल ऐसा है जिसको बंदरगाह। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसमें टोटल 5 बंदरगाह स्थल थे, ठीक है। तो आपसे अगर कभी पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कुल कितने बंदरगाह स्थल थे, तो टोटल 5 बंदरगाह स्थल थे, ठीक है। मैं आपको अभी लिखा दूंगा, पहले इनसे समझ लेते हैं। इनमें से कौन सा उत्तर है हमारा, तो कुंतासी की बात करें तो ये एक बंदरगाह स्थल था। और इसी के साथ लोथल है, ये भी एक बंदरगाह स्थल था। और दोनों के दोनों है बात करें तो ये पड़ता है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में पड़ता है। और गुजरात की बात करें तो ये कहाँ पड़ते हैं, गुजरात में खंबात की खाड़ी में ये पड़ते हैं। लोथल और कुंतासी एवं लोथल, ये दोनों के दोनों बंदरगाह हैं, ठीक है। तो एक हो गया ए और दूसरा हो गया ए। मैं आपको 3 और भी बता देता हूँ। इसे बात करें तो कुंतासी भी एक बंदरगाह स्थल है और लोथल भी एक बंदरगाह स्थल है, ठीक है। तो इन दोनों के साक्ष्य मिलते हैं कि ये दोनों बंदरगाह थे। और 3 और हैं, मैं उनको भी समझा देता हूँ। यदि बात करें तो तीसरा है अल्लादीनो।
अल्लादीनो ये कहाँ है, तो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत पाकिस्तान, ठीक है, मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ केवल। तो ये पाकिस्तान में के सिंध प्रांत में पड़ता है अल्लादीनो, और ये एक बंदरगाह था। चौथे की यदि बात करें तो चौथा था बालाकोट, ठीक है, बालाकोट, और एक था पांचवा सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर, ठीक है। तो सुतकांगेडोर, अब मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला है कुंतासी, दूसरा है लोथल, तीसरा है अल्लादीनो, और चौथा है बालाकोट, और पांचवा है सुतकांगेडोर। ये पांचों की यदि बात करें तो ये पांचों के पांचों बंदरगाह स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है। कुंतासी एवं लोथल ये दोनों पड़ते हैं गुजरात में, और जो लोथल है इसकी बात करें तो लोथल तो बहुत ही प्रसिद्ध है। लोथल की यदि बात करें तो लोथल भोगवान नदी के किनारे पड़ता है, और इसकी खोज एसआर राव अर्थात शिकारीपुरा रंगनाथ राव जो एक व्यक्ति थे, उन्होंने लोथल की खोज की थी, और लोथल अहमदाबाद में पड़ता है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें, और जो कुंतासी एवं लोथल दोनों के खंबात की खाड़ी में भी पड़ते हैं। और आगे अब इन तीनों को भी समझा देता हूँ। अल्लादीनो की बात करें तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है अल्लादीनो, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये सभी जो पांचों हैं ये बंदरगाह स्थल थे। तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब बालाकोट की बात करें, बालाकोट और सुतकांगेडोर ये दोनों के दोनों पड़ते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान, ठीक है। तो हालांकि ये तीनों ही पाकिस्तान में पड़ते हैं, लेकिन प्रांत अलग हैं, ठीक है। ये बालाकोट और सुतकांगेडोर ये दोनों पड़ते हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और अल्लादीनो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन ये तीनों भी जो है बंदरगाह स्थल थे। सुतकांगेडोर की यदि बात करें तो ये प्रसिद्ध है क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल के रूप में जाना जाता है, अर्थात ये सबसे जो पश्चिमी बाउंड्री लाइन है सिंधु घाटी सभ्यता की वो सुतकांगेडोर ही है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी, तो आपका उत्तर होना चाहिए सुतकांगेडोर, जो कि कहाँ स्थित है, तो सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, और ये एक बंदरगाह स्थल है। सुतकांगेडोर की यदि बात करें तो ये दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे, नदी आगे से अगर कभी पूछी जाए तो आप उत्तर देंगे कि दास्क नदी के किनारे पड़ता है जो है सुतकांगेडोर। और अगर आपसे कभी ये भी पूछ लिया है कि जो सुतकांगेडोर इसकी खोज किसने की थी, तो एक व्यक्ति है ऑरेल स्टाइन जो है, इन्होंने सिंधु जो सुतकांगेडोर इसकी भी खोज की थी। और एक जो है और भी पड़ता है, मैं आपको बता देता हूँ, सुतकाकोह, ठीक है। तो सुतकाकोह ये भी एक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, और जो सुतकाकोह है इसकी यदि बात करें, जो सुतकाकोह है ये भी पड़ता है बलूचिस्तान में ही। तो ऑरेल स्टाइन ने जो है सुतकाकोह एवं सुतकांगेडोर इन दोनों की ही खोज की थी। तो मैंने आपको ऑरेल स्टाइन जब आए तो मैंने सोचा दोनों ही बता दूंगा आपको, सुतकांगेडोर एवं सुतकाकोह इन दोनों की जो है खोज करता थे ऑरेल स्टाइन, इन्होंने ही इन दोनों की खोज की थी, ठीक है। और इतनी बातें समझ चुके होंगे। और जो सुतकांगेडोर ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल के रूप में जाना जाता है। मैं आपको चारों स्थलों के बारे में जानकारी देता हूँ, इसके बाद हम अपने प्रश्न की तरफ आते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यदि बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो पश्चिमी था हम पढ़ चुके हैं कि सुतकांगेडोर, ठीक है। और किस नदी के किनारे था, तो दास्क नदी के किनारे था। खोज किसने की, तो ऑरेल स्टाइन ने। बाकी सब समझ चुके हैं, अब इन तीनों के बारे में समझ लेते हैं। जो सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल है उसका नाम था मांडा, ठीक है, मांडा, और ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और चिनाब नदी के किनारे, ठीक है। तो चिनाब नदी के किनारे पड़ता है मांडा, और जम्मू कश्मीर में पड़ता है चिनाब नदी के किनारे, और मांडा ये सबसे उत्तरी स्थल है। अब बात कर लें सबसे पूर्वी स्थल की, तो आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर की बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल के रूप में जाना जाता है। और आलमगीरपुर कहाँ है, तो हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी, ठीक है, हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। और कहाँ पड़ता है, तो मेरठ उत्तर प्रदेश में, मेरठ यूपी, मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में ये आलमगीर पड़ता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो सुतकांगेडोर, और ये दास्क नदी के किनारे पड़ता है, और स्टाइन ने इसकी खोज की थी। और बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। अगर आपसे सबसे पूर्वी पूछा जाए तो आलमगीरपुर है, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में पड़ता है, और हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो मांडा है, और जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, और चिनाब नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है। अब सबसे दक्षिणी स्थल उसको भी समझ लेते हैं। सबसे दक्षिणी स्थल की बात करें तो दायमाबाद है, दायमाबाद, ये जो दायमाबाद है ये पड़ता है महाराष्ट्र में,
MH में लिख देता हूँ। तो महाराष्ट्र में ये पड़ता है दाइमाबाद। और किस नदी के किनारे, तो गोदावरी की सहायक है नदी, गोदावरी की सहायक है जिसका नाम है पिरबरा। तो गोदावरी की सहायक नदी है पिरबरा। जो दाइमाबाद है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी की, अगर बाई चांस आपसे पूछ लिया है कि अगर ऑप्शन में पिरबरा नदी नहीं है तो आप गोदावरी नदी को लगाएंगे, और यदि गोदावरी नदी के साथ साथ पिरबरा नदी भी दी गई है तो आपका उत्तर पिरबरा नदी ही होगा। ठीक है, तो इतना आप समझ चुके हैं। उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी मैंने आपको चारों ही स्थल बता दिए। और सिंधु घाटी सभ्यता का यदि बात करें तो ये एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी। ठीक है, त्रिभुजाकार सभ्यता थी और इसका उत्तर से दक्षिणी विस्तार जो था लगभग 1400 किलोमीटर था, और पूर्व से पश्चिम जो विस्तार था इसकी बात करें तो लगभग 1600 किलोमीटर इसका विस्तार था। और ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में लगभग फैली हुई सभ्यता थी। और बाकी बातें हम अब यदि बात करें तो बाकी बातें हम सब समझ चुके हैं। अब हम अपने प्रश्न को भी एक बार समझ लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, तो हमने पांचों ही बंदरगाह पढ़ लिए क्योंकि टोटल बंदरगाह 5 ही थे और उनको सभी को हमने समझ लिया। अब मेहरगढ़ के बारे में समझ लेते हैं। ये मेहरगढ़ भी बहुत प्रसिद्ध है। अगर हमसे कभी पूछा जाए कि जो है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो मेहरगढ़ से। ठीक है, लेकिन मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व पुराने जो है मिलते हैं कृषि के साक्ष्य। और इसके कहाँ कौन कौन से मिलते हैं, तो गेहूँ एवं जौ, गेहूँ प्लस जौ। ठीक है, गेहूँ प्लस जौ अर्थात गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिलते हैं 7000 ईसा पूर्व पुराने। और मेहरगढ़ कहाँ है, तो ये भी बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक है, मेहरगढ़ बहुत प्रसिद्ध है। और यदि आपसे अभी कभी भी पूछा जाए कि प्राचीनतम, जैसे नवीनतम खोज के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो मिलते हैं जो है नया है लहुरा देव। नवीनतम खोज के अनुसार लहुरा देव से कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, लहुरा देव में लगभग 8000 BC। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि BC में जो जितना ज़्यादा होगा वो सबसे प्राचीन होता है। अगर 7000 है तो ये 7000 कम है और ये 8000 अधिक है, अर्थात BC जो है वो AD के विपरीत चलती है। तो 7000 से लगभग 1000 वर्ष जो है पुराना है लहुरा देव। ठीक है, तो 8000 BC में ये मिलते हैं लहुरा देव से, और लहुरा देव से भी चावल के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं, जो लहुरा देव है, एक अगर आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि नवीनतम खोज के अनुसार कृषि के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आपका उत्तर होगा लहुरा देव। लहुरा देव में किसके साक्ष्य मिलते हैं, तो चावल के प्रमाण मिलते हैं। और एक कितने प्राचीन है, तो लगभग 8000 ईसा पूर्व पुराने मिलते हैं। और अगर मेहरगढ़, कभी कभार ऐसा होता है कि लहुरा देव ऑप्शन में नहीं दिया होता है, तो आपको अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो जब लहुरा देव नहीं होगा तो आप उत्तर देंगे मेहरगढ़। ठीक है, क्योंकि मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व मिलते हैं और लहुरा देव से 8000। और मैं आपको एक स्थल और बता देता हूँ जिसका नाम है कोल्डी हवा। जो कोल्डी हवा है उसकी मैंने आप यहाँ पर लहुरा देव दिया भी था ऑप्शन में। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए इससे। ठीक है, तो लहुरा देव हालांकि मैंने दिया था, मैंने देखा नहीं। तो लहुरा देव जो है यहाँ से चावल के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, अर्थात कृषि के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। अब सूतकांगे डोर को भी समझ लेते हैं। सूतकांगे डोर जो है यहाँ से हम समझ चुके हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था, सबसे पश्चिमी स्थल था। और इसके बारे में हम समझ लिया कि इसकी खोज ऑर्वेस्टाइन ने की थी, ऑर्वेस्टाइन ने इसकी खोज की थी। और जो है ये दास नदी के किनारे था और ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है और ये एक बंदरगाह नगर था। तो इतनी सारी बातें हम यहाँ से भी पढ़ चुके हैं। और मैं आपको कोल्डी हवा बता दूँ, कोल्डी हवा। ठीक है, ये कोल्डी हवा जो है यहाँ से 6000 BC पुराने चावल के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, 6000 BC पुराने चावल के प्रमाण। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, लेकिन नवीनतम खोज में अगर लहुरा देव दे दिया तो आपको लहुरा देव ही लगाएंगे। अगर लहुरा देव नहीं दिया तो चावल के सबसे प्राचीन साक्ष्य जो है कोल्डी हवा से मिलते हैं। और एक स्थल में आपको और भी बता देता हूँ, कोल्डी हवा के साथ साथ महेगढ़ा। ठीक है, ये महेगढ़ा, कोल्डी हवा और महेगढ़ा इन दोनों से ही साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध है वो कोल्डी हवा का नाम ही आता है। तो आप इतनी बातें तो समझ चुके होंगे। अब अपने प्रश्न को भी हम नेक्स्ट को समझ लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसमें अगर हम देखें तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी की बात करें तो ये सबसे लंबी है, इसकी लंबाई लगभग 6693 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, किलोमीटर में, तो 6693 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। और ये कहाँ है, तो ये बात करें तो मिस्र में बहती है। ठीक है,
तो ये मिस्र में बहती है। और ये बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी है। और इस पर एक बांध है, आसमान बांध, मैं आपको बता दूं, आसमान बांध, ठीक है। तो आसमान बांध किस नदी पर है, तो आपको होना चाहिए नील नदी पर है। और आसमान बांध है किस देश में, तो ये मिस्र में ही पड़ता है, ठीक है। तो और यदि बात करूँ तो मिस्र की जो सप्ताह आपने सुनी होगी कि नील नदी की सप्ताह या फिर मिस्र की सप्ताह, तो जो मिस्र की सप्ताह है वो नील नदी के किनारे पड़ती है, इसके कारण उसको नील नदी की सप्ताह या फिर मिस्र की सप्ताह के नाम से भी जाना जाता है। अब और भी ऑप्शन है, उनको भी समझ लेते हैं। जैसे गंगा नदी, गंगा नदी की बात करें तो ये भारत की सबसे पवित्र नदी के रूप में भी जानी जाती है, ठीक है। और बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी में भी गंगा का नाम आता है। तो बात करें तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। और ये भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में भी जानी जाती है। और भारत की सबसे पवित्र नदी भी गंगा नदी ही है। और ये हमारे भारत में 2071 किलोमीटर बहती है, ठीक है। 2071 किलोमीटर हमारे भारत में बहती है। और बाकी जो बच जाता है वो बहती है बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश में बाकी बहती है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी तो भी गंगा ही नदी है। और गंगा नदी की लंबाई कुल कितनी है, तो 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और हमारे भारत में केवल और केवल ये 2071 किलोमीटर बहती है। बाकी जो है ये बांग्लादेश में अब बहती है, ठीक है। तो इतनी बात समझ चुके होंगे आप। नेक्स्ट यदि समझे तो अमेजन नदी, ये अमेजन नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नील नदी के बाद पूरी दुनिया में दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो अमेजन नदी ही है। लेकिन अगर अफवाह क्षेत्र की बात करें, इसका अफवाह क्षेत्र की बात करें तो अफवाह क्षेत्र इसका नील नदी से भी अधिक है। अफवाह क्षेत्र की बात करें तो अफवाह क्षेत्र के रूप में नील जो अमेजन नदी है ये सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। और पूरी दुनिया की सबसे चौड़ी नदी के रूप में भी अमेजन नदी को जाना जाता है, ठीक है। तो अमेजन नदी कहाँ बहती है, तो ये जो है बात करें तो ब्राज़ील में बहती है। और ब्राज़ील में बहने वाली नदी है। और ब्राज़ील कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, साउथ अमेरिका महाद्वीप में ये ब्राज़ील देश है। और उसी में सर्वाधिक ये बहती है। हालांकि और भी देशों में बहती है अमेजन नदी, लेकिन प्रमुख रूप से ब्राज़ील में बहती है, ठीक है। और इसकी अमेजन की अगर आपसे कभी लंबाई पूछी जाए तो मैं बता देता हूँ, लगभग 6296 किलोमीटर इसकी लगभग लंबाई है, ठीक है। तो 6296 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जिसे मैं रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए, जो नील नदी है ये पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। इसकी लंबाई है 693 किलोमीटर। और नील नदी के किनारे ही मिस्र की सप्ताह भी इसका जन्म हुआ था। और नील नदी जो है इसके किनारे एक बांध है जिसका नाम है आसमान बांध, ठीक है। तो इतनी बातें नील नदी से थी। अब हम अमेजन नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। अमेजन नदी पूरी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर आपसे पूछा कि पूरी दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन है, तो अमेजन नदी ही सबसे चौड़ी है, ठीक है। लेकिन नील नदी लंबाई में है, लेकिन चौड़ाई इसकी उतनी नहीं है जितनी अमेजन नदी की है। तो इतना आप समझ चुके होंगे। और अफवाह क्षेत्र जो है ये अमेजन नदी का सबसे अधिक अफवाह क्षेत्र है। और ये किस महाद्वीप में बहती है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेजन नदी बहती है। और ब्राज़ील में सबसे अधिक बहती है अमेजन नदी। और इसकी लंबाई है 6296 किलोमीटर, आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते जो गंगा नदी थी हमने इसके बारे में पढ़ लिया कि भारत की सबसे पवित्र नदी थी और भारत की सबसे लंबी नदी भी है। और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और 2071 किलोमीटर हमारे भारत में बहती है। बाकी ये बांग्लादेश में अपना जल गिराती है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। और दो ऑप्शन और भी हैं, उनको भी समझ लेते हैं। ये जो यांगसी नदी है इसकी बात करें तो ये चाइना में बहती है, ठीक है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप तो देंगे यांगसी क्यांग। इसका पूरा नाम है यांगसी क्यांग भी कह देते हैं, यांगटीसी क्यांग भी कह देते हैं। तो यांगसी आप इसको याद रखें, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको जो भी उचित लगे वो आप देख सकते हैं। यांगसी नदी ये एशिया की सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है। और ये देखा जाए सर्वाधिक बहती है चाइना में, चाइना अर्थात चीन में सर्वाधिक बहती है। इसकी लंबाई लगभग है 5797, ठीक है, किलोमीटर। तो ये चाइना में बहती है और एशिया की सबसे लंबी नदी के नाम से भी जानी जाती है। और इसकी लंबाई लगभग 5797 इसकी लंबाई है, आप इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने गंगा नदी, अमेजन नदी, यांगसी नदी और नील नदी, नीचे चारों बारे में मैंने बता दिया। और आगे यदि बात करें तो डार्लिंग या मन्ने नदी, जो डार्लिंग मन्ने नदी है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी अगर आपसे कभी पूछा जाए
ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी अगर आपसे कभी पूछा जाए, इन दोनों का नाम संयुक्त रूप से आता है, ठीक है। तो डार्लिंग मनी नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। नील नदी जो कि पूरी विश्व की भी सबसे लंबी है और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यांगटी से क्यांग, यदि इसकी बात करें यांगसी नदी की, तो ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। अमेजन की बात करें तो ये पूरी दुनिया की सबसे चौड़ी नदी में आती है, लेकिन बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की भी सबसे लंबी नदी के रूप में अमेजन को ही जाना जाता है। और ये गंगा नदी की बात करें तो ये भारत की सबसे लंबी नदी। अब इस प्रकार से हमने पांचों ऑप्शनों को अच्छे से जो है समझा, ठीक है। और बाकी जो बातें हैं अब हम आगे देख लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है। जो प्रस्तावना का विचार है यदि बात करें तो पहले हम उत्तर देंगे, उसके बाद हम अपने ऑप्शनों को देखेंगे। जो प्रस्तावना का विचार है इसकी यदि बात करें तो इसका जो है अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। लेकिन ये विचार जो है इसकी बात करें तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन इसकी भाषा जो प्रस्तावना की भाषा है ये कहाँ से ली गई है, तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। तो दोनों ही प्रश्न आप पढ़ सकते हैं। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना को हिंदी में क्या कहते हैं, तो प्रियम्बल, वो सॉरी इंग्लिश में प्रियम्बल कहा जाता है इसको इंग्लिश में, ठीक है। अंग्रेजी में इसको प्रियम्बल कहते हैं और जो है हिंदी में इसको प्रस्तावना या उद्देशिका के नाम से जाना जाता है। इसका विचार जो है अमेरिका से लिया गया है और इसका जो भाषा है और इसकी भाषा जो है बोल ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो इसको अंग्रेजी में प्रियम्बल कहा जाता है और हिंदी में इसको प्रस्तावना या उद्देशिका कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची का भी प्रावधान लिया गया, समवर्ती, ठीक है। समवर्ती जो सूची है, समवर्ती सूची के बारे में जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और आगे बढ़े आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से जो है, आयरलैंड के संविधान से जो नीति निर्देशक होते हैं जिन्हें डीपीएसपी कहते हैं, डीपीएसपी, ठीक है। तो डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। और राष्ट्रपति का जो बात करें तो राष्ट्रपति का जो मनोनयन है वो यहीं से लिया गया है, अर्थात राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन होता है उनका जो राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, जो राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन होता है ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। अमेरिका से क्या लिया गया, तो अमेरिका से राष्ट्रपति के जो महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया ये जो है अमेरिका से ही ली गई है। और अमेरिका से मूल अधिकार भी लिए गए, मूल अधिकार, ठीक है। तो अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार भी लिए गए। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से जो गणतंत्रीय व्यवस्था है हमारे भारत में, जो गणतंत्रीय व्यवस्था है ये हमारे संविधान से जो है फ्रांस से ही प्राप्त की गई है। तो ऑस्ट्रेलिया से जो है बात करें तो सम्मति सूची के प्रावधान लिया गया है और ऑस्ट्रेलिया से जो प्रस्तावना की भाषा है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ली गई है। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी अर्थात इनको कहते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से ही लिए गए। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन जो है वो यहीं से लिया गया है। और अमेरिका से महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है और मौलिक अधिकार जो हैं वो भी लिए गए। जो महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर जो हटाने का प्रावधान होता है उसे महाभियोग ही कहा जाता है। और फ्रांस से गणतंत्रीय व्यवस्था के प्रावधान लिए गए। इसके बाद अब हम समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसको समझ लेते हैं। जैसे यदि बात करें तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है इसकी बात करें तो आर्टिकल 72, जो आर्टिकल 72 है इसमें राष्ट्रपति की जो है क्षमादान की शक्ति है। अर्थात राष्ट्रपति किसी को भी व्यक्ति को क्षमादान कर सकते हैं, तो चाहे वह किसी भी न्यायालय से दंडित हो, अर्थात सैनिक न्यायालय जैसे कि कोर्ट मार्शल किसी भी व्यक्ति का होता है तो उसको भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। और किसी भी अपराधी हो, चाहे उसकी सज़ा कम करनी हो या उसको मृत्युदंड से माफ़ करना हो, तो इन सारी जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है और राष्ट्रपति किसी को भी माफ़ कर सकते हैं और उसकी सज़ा भी कम कर सकते हैं, ठीक है। और आगे यदि बात करें तो अब एक एक ऑप्शन है उसको समझ लेते हैं। जो आर्टिकल 100 है इसकी यदि बात करें तो इसमें जो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत लिया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत, तो लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं
जब किसी भी जैसे कोई भी बात है, ठीक है, कोई बात है उस पर दोनों बहुमत जो है 50-50 हो जाते हैं, अर्थात इधर भी 50% इधर भी, और कोई बात है तो उस पर इधर भी 50 है, दोनों तरफ 50 है। अब 50-50 है तो इस पर निर्णय नहीं निकलेगा। जब लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत की शक्ति प्राप्त है तो लोकसभा अध्यक्ष अपनी निर्णायक शक्ति का प्रयोग करते हैं और जिस तरफ अपना वोट दे देंगे वही व्यक्ति वो जो है उधर ही बाद मतलब जीत जाता है, ठीक है, अर्थात जो मामला है वो उसी तरफ हो जाता है। अगर इधर दे दिया तो इधर जीत जाएंगे और इधर दे दिया तो इधर वाले जीत जाएंगे। तो अर्थात लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं इनको निर्णायक मत देने का अधिकार जो होता है वो जो है अनुच्छेद 100 अर्थात 100 के अंतर्गत ही होता है। अर्थात आप एक कह सकते हैं कि ये 100 है, अगर इधर जब 100 को तोड़ेंगे तो 50-50 हो जाएगा। जब मत जो है 50-50 हो जाते हैं तो 50-50 है, ये इसकी ट्रिक समझ सकते हैं आप। 50-50 हो जाते हैं जब जिधर भी लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देते हैं उधर वाले ही जीत जाते हैं, ठीक है, तो इतना आप समझ सकते हैं। अब हम आगे समझ लेते हैं जो आर्टिकल 61 है। 61 की यदि बात करें तो आर्टिकल जो 61 है इसमें महाभियोग का प्रावधान किया गया है जो राष्ट्रपति पर लगता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो राष्ट्रपति पर लगता है, राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया होती है उसको हम महाभियोग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये महाभियोग का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आर्टिकल 61 में इसके बारे में बताया गया है। 100 में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत दिया जाता है और आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति। और आगे हम पढ़ लेते हैं जैसे आर्टिकल 108, जो 108 है इसकी यदि बात करें तो इसमें क्या है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उनकी यदि बात करें तो 108 में जो है जैसे संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन इसके बारे में बताया गया है। जो अनुच्छेद 108 है इसमें संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है। लेकिन मैं आपको दो बातें बता दूं, जो संयुक्त अधिवेशन है इसको बुलाने का अधिकार, एक बुलाने का अधिकार और दूसरा अध्यक्षता का अधिकार, अध्यक्षता, ठीक है, तो दोनों अलग बातें हैं। पहली बात आप ये याद कर लें कि जो आर्टिकल 108 है अर्थात अनुच्छेद 108 है इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त अधिवेशन की शक्तियां किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 108। अब आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको प्राप्त है, तो बुलाने का अधिकार जो है ये प्राप्त है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है। अब फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि बुलाने की शक्ति तो राष्ट्रपति को प्राप्त है लेकिन इसकी अध्यक्षता हमेशा कौन करते हैं, तो लोकसभा के स्पीकर, ठीक है, लोकसभा में शॉर्ट LS, लोकसभा के स्पीकर, जो स्पीकर होता है अर्थात जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उन्हीं को कहा जाता है। तो लोकसभा के स्पीकर अर्थात लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं उन्हीं के माध्यम से अध्यक्षता की जाती है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। अब आर्टिकल 110 पढ़ लेते हैं। जो आर्टिकल 110 है इसकी यदि हम बात करें तो आर्टिकल 110 में जो है मैं बता देता हूँ आपको, जो आर्टिकल 110 है इसमें क्या है कि आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया, धन विधेयक, ठीक है, ये है धन विधेयक के बारे में आर्टिकल 110 में बताया गया है। और आर्टिकल 117 जो है इसकी यदि बात करें तो आर्टिकल 117 में जो है वित्त विधेयक के बारे में बताया गया, वित्त विधेयक। अब मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ, जो आर्टिकल 117 है इसमें वित्त विधेयक के बारे में बताया है। आपसे पूछा जाएगा कि वित्त विधेयक के बारे में संविधान का किस अनुच्छेद के बारे में जानकारी मिलती है, तो अनुच्छेद 117। आपसे पूछा जाएगा कि धन विधेयक के बारे में संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक है या नहीं इसके बारे में कौन बताता है, आपसे पूछा जाएगा कि धन विधेयक है या नहीं इसके बारे में कौन बताता है, तो केवल और केवल लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष वही बताते हैं कि ये धन विधेयक है या फिर नहीं, ठीक है। तो इतनी सारी बातें हमने इससे समझी और मैं आपको और भी बता दूं। तो अब हम नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे पहले हम इसका उत्तर देंगे तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, माउंट K2 या फिर गार्डन आइलैंड, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और यदि बात करें तो माउंट K2 इसकी यदि बात करें तो ये कहाँ है, तो ये काराकोरम में पड़ती है। काराकोरम, जो काराकोरम श्रेणी है, तो पर्वत श्रेणियाँ होती हैं उनको हम श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो काराकोरम श्रेणी में पड़ती है और काराकोरम श्रेणी जो है ये ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है। तो इतना भी आप समझ सकते हैं, काराकोरम श्रेणी ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और जो माउंट K2 है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 8611
8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, मतलब मैंने लंबाई कह दिया तो वो गलत है। जो माउंट केटू है इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और ये कहाँ पड़ती है तो काराकोरम श्रेणी में पड़ती है। और काराकोरम श्रेणी कहाँ है तो लद्दाख, जो लद्दाख है अर्थात लद्दाख यूटी, लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश है, ये इसी में पड़ती है। ठीक है, तो इतनी बातें इनफ है। माउंट केटू या फिर गार्डन ऑस्टिन जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ये काराकोरम श्रेणी में पड़ती है। काराकोरम श्रेणी जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय का भाग है। और ट्रांस हिमालय यदि बात करें तो ये लद्दाख जो केंद्रशासित प्रदेश है इसी में पड़ते हैं। ठीक है, अब मैं आपको और भी बता देता हूँ जो भी ऑप्शन है। नंदा देवी, नंदा देवी की बात करें तो ये उत्तराखंड की भी सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड एवं कुमायूं महल है, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नंदा देवी को जाना जाता है। और जो उत्तराखंड का एरिया है उसको हम कुमायूं हिमालय के नाम से भी जानते हैं, कुमायूं हिमालय, ठीक है। तो कुमायूं हिमालय अगर आपसे पूछा जाए कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आप तो देंगे नंदा देवी। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तब भी आप नंदा देवी ही देंगे। लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है तो 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है, तो आप वो इतना भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं आगे। जो माउंट एवरेस्ट है ये पूरी विश्व की या फिर पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है तो ये नेपाल में पड़ता है, ये नेपाल में पड़ती है। और इसकी नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं, सागर माथा, ठीक है, नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है और उसको नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। और ये जो चोटी है यदि बात करें तो ये महान हिमालय में पड़ती है, जिसे ग्रेट हिमालय या महान हिमालय या फिर बृहद हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो महान हिमालय आप इतना याद रखिए, महान हिमालय, ठीक है। महान हिमालय को बृहद हिमालय भी कहते हैं और इसको अंग्रेजी में ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। तो इतनी बातें आप याद कर सकते हैं। और माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ती है। और आगे यदि बात करें कंचनजंगा, कंचनजंगा जो प्रश्न ऑप्शन है इसकी यदि बात करें तो ये सिक्किम की भी सबसे ऊंची चोटी है। सिक्किम कभी आपसे पूछ लिया जाए कि सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आप तो देंगे नंदा देवी, कंचनजंगा। और कंचनजंगा की बात करें तो ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आप तो देंगे कंचनजंगा। ठीक है, तो कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानी जाती है। और इसकी ऊंचाई कितनी है तो 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये सिक्किम में पड़ती है। तो इतनी बातें इन्हें हो चुकी हैं और मैंने सारी बातें ही इससे संबंधित बता दी हैं आपको। अब हम आगे देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की 3 सबसे ऊंची चोटियाँ कौन सी हैं तो सबसे पहले ये केटू जिसे गार्डन ऑस्टिन कहते हैं। दूसरी आप तो देंगे कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। तीसरी आप देंगे नंदा देवी, ठीक है। केटू की ऊंचाई है 8611 मीटर, कंचनजंगा की है 8586 मीटर और नंदा देवी की है 7817 मीटर। ठीक है, तो ये तीनों जो चोटियां हैं इनकी ऊंचाई भी मैंने आपको बता दी। और ये भारत की तीन सबसे ऊंची चोटी हैं, केटू, गार्डन ऑस्टिन और कंचनजंगा, इसके बाद नंदा देवी। ये तीनों ही मैंने आपको सारी बातें इसके बारे में बता दी। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे की यदि बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। अब ये हिस्ट्री का प्रश्न है, अभी भूगोल का हमने पढ़ा था, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि हम सभी सब्जेक्ट का रिवीजन करते हैं। मतलब ये एक रिवीजन सीरीज है और रिवीजन के माध्यम से हम सबको पढ़ने वाले हैं। एक एक प्रश्न लेंगे और उससे संबंधित सभी फैक्ट को पढ़ते जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये जो सीरीज है ये आपको पसंद आ रही होगी और इस वीडियो को शेयर, लाइक एवं चैनल सब कुछ कर लें, ठीक है, जिससे कि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध की बात करें तो इनका वास्तविक नाम क्या था, पहले उसको समझ लें। इनका वास्तविक नाम जो था, वास्तविक नाम कभी आपसे पूछ लिया है तो इनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, इनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। इनका जन्म कब हुआ था तो इनका जन्म हुआ था 563 BC में। ठीक है, 500 ईसा पूर्व या BC आप समझ सकते हैं। ईसा पूर्व को हिंदी में ईसा पूर्व कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको BC। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है
इसकी यदि बात करें तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी तो 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु अब इधर जन्म, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो इसकी बात करें, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था और ये कहाँ हुआ था तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी वन में हुआ था क्योंकि इनकी माता जी जो थी वो अपने मायके जा रही थी तो रास्ते में ही इनका जन्म हो गया था। और कहाँ हुआ था तो लुम्बिनी वन में हुआ था। उनकी माता जो थी वो, इनकी माता का नाम क्या था पहले उसको समझे। माता जो थी उनका नाम था महामाया। महामाया, महामाया जी जो थी कोलीय वंश से संबंधित थी, कोलीय वंश, ठीक है। और इनके पिता कौन थे तो पिता थे इनके शुद्धोधन। शुद्धोधन, शुद्धोधन इनके पिता थे और जो शुद्धोधन थे वो शाक वंश के मुखिया थे। शाक अर्थात शाक वंश के मुखिया जब थे तो शाक वंश से ही संबंधित थे और सिद्धार्थ भी शाक वंश से संबंधित थे क्योंकि वो इनके पिताजी थे। और आगे यदि बात करें तो इतना समझ लिया हमने। और आगे जब समझते हैं, जब देखा जाए तो इनका जब जन्म होता है तो इनके 7 दिन बाद ही इनकी माता मर जाती हैं अर्थात उनका देहांत हो जाता है। इसके बाद जो है इनके पिताजी जो हैं वो महामाया से महाप्रजापति गौतमी जो है, प्रजापति गौतमी उनका नाम है, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी इनका नाम है। और एक कौन है तो सिद्धार्थ की मौसी, ये सिद्धार्थ की मौसी हैं और इनसे ही जो है इनके, जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हो जाता है तो क्या है कि इनके सिद्धार्थ के लालन पालन के लिए इनके पिताजी शुद्धोधन जो है ये प्रजापति गौतमी से विवाह कर लेते हैं और इनका लालन पोषण जो है वो प्रजापति गौतमी ही करती हैं, ठीक है। तो आगे अब हम समझ लेते हैं कि इसे 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है और 563 BC में इनका जन्म होता है। जन्म कहाँ हुआ था वो हमने समझ लिया। अब मृत्यु भी समझ लेते हैं। इनकी मृत्यु जो है इसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो उसको बौद्ध धर्म में किस घटना के नाम से जाना जाता है तो उस घटना का नाम है महापरिनिर्वाण, ठीक है। तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और आगे समझ लेते हैं इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी तो मल्ल महाजनपद, मल्ल जो महाजनपद है उसके मल्ल महाजनपद में ही कुशीनगर है, कुशीनगर, ठीक है। तो मल्ल महाजनपद में कुशीनगर जो है, कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। जो मल्ल महाजनपद पड़ता है और मल्ल महाजनपद के अंतर्गत कुशीनगर है स्थान और यही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी और बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था तो सिद्धार्थ था इनका वास्तविक नाम। इनकी माता का नाम क्या था तो महामाया था जो कि कोलीय वंश से संबंधित थी। उनके पिताजी का नाम क्या था तो शुद्धोधन था जो कि शाक वंश के मुखिया थे। इनकी मौसी कौन थी तो प्रजापति गौतमी थी जिनसे जो है इनके पिताजी ने बाद में शादी कर ली थी, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ चुके। अब ये ऑप्शन देख लेते हैं। जो 483 BC में जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इसमें हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। और आगे समझ लेते हैं जो 383 BC है अर्थात ईसा पूर्व है, इसमें हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति, ठीक है। तो दूसरी बौद्ध संगीति और पहली बौद्ध संगीति इसकी बात करें तो ये हुई थी राजगृह में। दूसरी बौद्ध संगीति ये हुई थी वैशाली में, ठीक है, वैशाली में। और आगे यदि बात करें तो वैशाली में हुई थी। जो पहली बौद्ध संगीति है ये हुई थी राजगृह में। और इसके समय अब बात करें तो अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम है महाकश्यप, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि इसकी जब पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी और पहली बौद्ध संगीति के समय जो अध्यक्ष थे उनका नाम था महाकश्यप, ठीक है। और राजा कौन थे तो राजा था, इनकी बात करें तो राजा थे अजातशत्रु, ठीक है। तो अजातशत्रु के समय में ही हुई थी पहली बौद्ध संगीति। और आगे यदि बात करें तो दूसरी बौद्ध संगीति जो है ये 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसमें यदि बात करें तो अध्यक्ष कौन था और अध्यक्ष की बात करें अध्यक्ष कौन था तो अध्यक्ष थे अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, अध्यक्ष थे सभाकामी या सर्वकामी, ठीक है, सभाकामी भी कहा जाता है उनको, और जो कि द्वितीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे। और राजा कौन था तो कालाशोक, कालाशोक, कालाशोक शासक थे। कालाशोक किस ये मतलब वंश के शासक थे तो इनकी बात करें तो ये थे जो है शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश के शासक थे। और शिशुनाग जो राजा था शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था और उसी का पुत्र था कालाशोक। ये
इसी के समय हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ सकते हैं। और आगे यदि बात करें तो 540 ईसा पूर्व और 468 क्या है। 540 ईसा पूर्व में जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी जी थी जो थे, इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। 468 ईसा पूर्व की यदि बात करें तो 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। मृत्यु, तो मृत्यु और जन्म से संबंधित मैंने दोनों तिथियां ली है। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का मृत्यु हुई थी। और इनके बारे में थोड़ी जानकारी अगर लेना चाहें तो इनके पिताजी जो थे उनका नाम था सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, सिद्धार्थ इनके पिता थे और त्रिशला इनकी माता। ठीक है, तो सिद्धार्थ इनके जो पिता थे वो ज्ञात्रक कुल के मुखिया थे, मतलब ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे महावीर स्वामी और उनके पिताजी भी। उनकी माता जो थी ये चेटक की बहन थी। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ सकते हैं। और आगे हम समझ लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो उसका उत्तर है बुलर झील। बुलर झील जो है ये भारत की सबसे मीठे पानी की झील के रूप में जानी जाती है। और बुलर झील कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है। जम्मू कश्मीर यूटी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पड़ती है और ये भारत की सबसे मीठी झील के नाम से जानी जाती है। भारत की सबसे बड़ी मीठी झील के नाम से जानी जाती है। अब हम एक ही झील को अच्छे से समझेंगे और जो भी बातें हैं उनको अच्छे से समझेंगे। डल झील की बात करें तो ये डल झील जो है ये भी जम्मू कश्मीर में ही पड़ती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पड़ने वाली झील है। और एक झील और हमें बता देता हूँ, अंचार झील है। अंचार झील हाल ही में एक एग्जाम हुआ था एसएससी का, तो उसमें पूछा गया था कि अंचार झील कहाँ स्थित है, तो अंचार झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ। जैसे अंचार को आप समझ लीजिए अचार, अचार हम किससे खाते हैं, तो मुंह से। अचार, अचार से हो गया अचार झील, अंचार झील, और मुंह खाते किसे, तो मुंह से, अर्थात जम्मू। ठीक है, तो आपको अंचार, अचार हम मुंह से खाते हैं, तो अचार मतलब अंचार झील और मुंह मतलब जम्मू कश्मीर। अब हम आगे समझें चिल्का झील। ये चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो उसका नाम है चिल्का झील। और चिल्का जो है एक लैगून झील है, लैगून झील। अब लैगून झील क्या होती है, जो समुद्र के किनारे होती हैं, अर्थात जो समुद्र के किनारे झीलें पाई जाती हैं उनको हम लैगून झील के नाम से जानते हैं। और एक बात और बता दूं, जो केरल की झीलें हैं, जिसे केरल, जो केरल है, केरल की जो लैगून झीलें हैं उनको हम कयाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, कयाल आपको याद होना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात, पहले आपको लैगून पता होना चाहिए कि लैगून क्या होता है। जो समुद्र से जो जैसे जो तटीय सीमा है, ठीक है, तो हमारे भारत की जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा से जो भी लगी हुई झीलें होती हैं, उनके किनारे, समुद्र के किनारे जो भी झीलें होती हैं उनको हम लैगून झील के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लैगून झील ये होती हैं। अब आप ये समझें कि केरल में जो भी लैगून झीलें पाई जाती हैं उनको हम कयाल के नाम से जानते हैं, और ये किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, तो मैंने आपको बता दिया। टिटकाका झील, इसकी यदि बात करें तो ये टिटकाका झील जो है ये पेरू एवं बोलीविया, पेरू प्लस बोलीविया, पेरू एवं बोलीविया के बॉर्डर पर पड़ती है। और ये विश्व की सबसे ऊंची झील, विश्व की सबसे ऊंची झील। ठीक है, तो विश्व की सबसे ऊंची झील अगर आपसे कभी पूछा है कि विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो आप तो देंगे टिटकाका झील। टिटकाका झील ये कहाँ पड़ती है, तो पेरू और बोलीविया इन दोनों के बॉर्डर पर पड़ती है। और पेरू एवं बोलीविया ये दोनों है कहाँ, तो ये हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये पड़ते हैं। तो अर्थात दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची झील है और ये पूरे विश्व की भी सबसे ऊंची झील के नाम से जानी जाती है, उसका नाम है टिटकाका। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ चुके हैं। लोकटक झील क्या है, लोकटक झील की बात करें तो ये एक पूर्वोत्तर राज्यों में पड़ती है, पूर्वोत्तर राज्यों में पड़ती है। और इसकी यदि बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे बड़ी झील जो है वो लोकटक झील को ही जाना जाता है। और ये लोकटक झील पड़ती कहाँ है, तो मणिपुर में, मणिपुर में पड़ती है। और मणिपुर की भी सबसे बड़ी झील है। और ये पूर्वोत्तर राज्य जो है 7
उनमें देखा जाए तो सातों में सबसे बड़ी झील जो है वो लोक्टे झील में ही लोक्टे झील को ही बताया जाता है। ठीक है, तो और एक बात बता दूं मैं आपको, जो लोक्टे झील है इसके किनारे एक पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। इसकी यदि बात करें तो ये मणिपुर में ये पड़ता है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और ये किस झील के किनारे पड़ता है तो लोक्टे झील के किनारे पड़ता है। तो ये बहुत ही, और केबुल लामजाओ की खासियत क्या है, तो इसकी खासियत ये है कि ये पूरे भारत का प्रथम तैरता हुआ नेशनल पार्क है, अर्थात तैरता हुआ प्रथम नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है केबुल लामजाओ। और ये कहाँ पड़ता है तो मणिपुर में पड़ता है और ये लोक्टे झील के किनारे पड़ता है। बेम्बानाडी झील, इसकी यदि बात करें तो ये भारत की सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील। ठीक है, तो आपको जो है पता होना चाहिए कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है तो बेम्बानाडी झील। और ये बेम्बानाडी झील कहाँ है तो ये बेम्बानाडी झील है केरल में। ठीक है, केरल में पड़ती है और ये एक लैगून झील है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि केरल की जो लैगून झील है उनको क्या कहते हैं तो कयाल, तो कयाल के नाम से जाना जाता है। मैं आपको एक बार इन सभी झीलों को रिवाइज करा दूं जिससे आपको याद हो जाए, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी बातें बता दी तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो रहा हो। एक एक को समझते हैं। जो डल झील है ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ठीक है, तो डल झील कहाँ है जम्मू कश्मीर में। अंचार झील कहाँ है तो अंचार झील जो है ये भी जम्मू कश्मीर में ही पड़ती है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या भारत की सबसे बड़ी लैगून झील अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप तो देंगे चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ पड़ती है तो उड़ीसा में, उड़ीसा में पड़ती है। ठीक है, तो उड़ीसा में पड़ती है। नेक्स्ट है टिटकाका झील, जो कि पूरी दुनिया की सबसे ऊंची झील के रूप में जानी जाती है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है तो टिटकाका। और ये कहाँ पड़ती है तो पेरू एवं बोलीविया के बॉर्डर पर पड़ती है। और ये दोनों के दोनों देश जो हैं ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ते हैं। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये झील भी पड़ती है। नेक्स्ट बुलर झील की बात करें तो बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में पड़ती है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के रूप में इसको जाना जाता है। तो बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पड़ती है। लोक्टे झील पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे बड़ी झील के रूप में जानी जाती है लोक्टे झील। और लोक्टे झील की खासियत यह है कि ये मणिपुर में पड़ती है। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि पूरे भारत का तैरता हुआ एकमात्र नेशनल पार्क है, तैरता हुआ एकमात्र नेशनल पार्क, तैरता हुआ एकमात्र नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। ठीक है, तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क के रूप में केबुल लामजाओ को जाना जाता है। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपसे पूछा है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ है तो मणिपुर में है। और किस झील के किनारे तो लोक्टे झील के किनारे है। और उसका नाम क्या है तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। तो इससे 3-4 प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने आपको ये ऑप्शन लिया था। बेम्बानाड झील, इसकी यदि बात करें तो ये केरल में पड़ती है और केरल की एक लैगून झील है। और केरल की लैगून झीलें जो होती हैं उनको हम कयाल के नाम से जानते हैं। तो मैंने जो भी बातें आपको बताई वो आप नोट डाउन कर लें और इनको बार बार रिवाइज करके आप सभी को याद कर लें। ठीक है, तो ये सभी के सभी जितने भी मैंने प्रश्न आपको बताए थे वो सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं और सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, इसलिए ये सभी के सभी बहुत ही BBY हो जाते हैं। ठीक है, तो बेम्बानाड झील जो कि भारत की सबसे लंबी झील के रूप में जानी जाती है। तो मैंने आपको इतने सारे प्रश्न करा दिए हैं, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और यदि मैंने आपको इतने सारे प्रश्न कराए आप इन सभी को अच्छे से नोट डाउन करें और अच्छे से इनको रिवाइज करें, जिससे कि जब रिवाइज करेंगे तो आपको जो है रिवाइज करते रहेंगे तो आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। ठीक है, भले ही आपको एक साथ अभी ये सभी ना याद हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसको कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे और मैं ये रिवीजन सीरीज जो है ये डेली एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा और इसके माध्यम से हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो मैंने इसमें कुछ प्रश्न लिए और नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ प्रश्न लूँगा और इसी माध्यम से कुछ प्रश्नों को लेकर हम बहुत ही अच्छे से जो है उससे संबंधित जो भी बातें होंगी उसको समझेंगे, जिससे आपके कोई भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, तो अगर आप मुझसे जुड़े रहे तो मैं आपके सभी प्रश्नों को अच्छे से क्लियर करा दूंगा। जो भी प्रश्न हम लेंगे और उससे संबंधित सारी जानकारियाँ मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और यदि पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक भी करें। और यदि आप जिसे मैंने वीडियो अपलोड की है तो आपको
अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, और अगर अच्छी नहीं लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या कमियां नहीं, तो मैं उसको सुधारूंगा भी। लेकिन आप कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो अच्छी थी या इसमें क्या भी कमियां थी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल से जुड़े रहें और जय हिंद, वंदे मातरम।